एक तो अपने से पूर्व जो वक्ताओं को सुनने का तथ्यात्मक लोभ इस कारण मैं रुका रहा। समय जितना दे सकते हैं वो देना मेरे लिए भी लाभप्रद था। दूसरा, जब जर्नलिस्ट होता है तो कहते हैं संपादन में संक्षेपण निहित होता है। तो जितना समय बीत रहा था ये मेरी संपादकीय परीक्षा भी साथ साथ ले रहा था। ये हितेश जी ने ये किया और राकेश जी जो जो बता रहे थे, तो मेरे पास जो पत्र है उसमें मैं संपादन कर रहा था साथ साथ कि उतने में कितना बता सकते हैं, कितना कितना छोटे में हम बता सकते हैं। तो एक परीक्षा तो प्रारंभ में ही मेरे साथियों ने ली है, परंतु मैं एक संदर्भ को संशोधित करना चाहूँगा। अक्षय जी ने जो लिया था, आगे से उस संदर्भ को हम जरा अलग तरीके से कहें। जैसे माफ़ी वाले संदर्भ में मैं वहाँ से प्रारंभ करूँगा कि आपने कहा कि महाभारत में भी शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा थी और सारथी के तौर पर आए थे। मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा बदल लीजिए। माफीनामे वाली जब बात आए तो आप बोलिए कि उस रणछोड़ कृष्ण को भी हम पूजते हैं, हमें पता है उसने क्यों रण छोड़ा है। शिवाजी ने अगर औरंगजेब को चिट्ठी लिखी है तो हमें पता है कि शिवाजी क्या है और वो चिट्ठी क्या है, उसके मूल में क्या है। उसी तरह सावरकर जब चिट्ठी लिखते हैं तो हमें पता है कि शौर्य पराक्रम सूझ कहां पर है और ये माफीनामा क्या है। इसे छोटा कर दीजिए। और अब ये जो बहुत सारी बातें आई, इसे मुझे लगता है कि त्रिआयामी विवेचन की दृष्टि से अगर हम करें, तीन तरह से करते हैं, परंतु वस्तु का विवेचन तो त्रिआयामी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई। मगर जब व्यक्ति आता है तो उसमें लंबाई की बजाय ऊंचाई हो जाती है, मोटाई की बजाय गहराई हो जाती है। ये दोनों बातें भी इस विवेचन में शामिल होनी चाहिए क्योंकि हम एक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। पहला आयाम जो है वो आज की टर्मिनोलॉजी में ही बोलना पड़ेगा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है उसके संदर्भ में आप समझने की कोशिश कीजिए। ये टुकड़े टुकड़े खाली ये नारा नहीं है, ये पहली बात है महापुरुषों के टुकड़े करो, इस देश के महापुरुषों के टुकड़े करो। आज हम जिस अंबेडकर सेंटर में बैठे हैं, मोदक जी मेरे सामने बैठे हैं, हमने यहां पर इस विषय पर लंबा शोध भी किया है और बाबा साहब के नाम से ये बात कहें कि घर परिवार में पीढ़ियों में पट्टीदारी के झगड़े होते होंगे मगर बाबा एक ही होता है। इसी तरह इस देश के महापुरुष जो हैं वो इस देश के बाबा हैं। वो आपके पूर्वजों को देखने की दृष्टि जब तक वो ठीक नहीं होगी, चीजें ठीक नहीं हो सकती। इसलिए जब लोग कहते हैं महापुरुषों के टुकड़े करो तो कुछ को वो पूज्य बनाते हैं, कुछ को धो पहुंच के चमका के, और जो ना चमक हो वो भी उस पर चमक पैदा करने की कोशिश होती है, और बाकियों को एक किनारे रख दिया जाता है कि नहीं, अगर इनके बारे में पता चलो तो चीज गड़बड़ हो जाएगी, हम जो कहानी बता रहे हैं वो कहानी शायद गले से नीचे नहीं उतरेगी। आज के संदर्भ में जब हम सावरकर जी की बात करें तो सावरकर जी पर ही केंद्रित नहीं, सावरकर जी उसके बीच में है मगर वो आज की राजनीति के भी रेफरेंस पॉइंट हैं। इस तरीके से हम बात करें, आप ये देखिए कि ये एक ऐतिहासिक अन्याय है कि वीर सावरकर हों, सरदार भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आजाद हों, रास बिहारी बोस हों, आजाद हिंद सेना के 30,000 सेनानी हों, आर्य समाज आंदोलन हो, हिंदू महासभा हो, सबको एक तरफ कर दिया गया। वो 30,000 लोगों का बलिदान क्या होगा। और आप 31 अक्टूबर 1943 की बात, जब तिरंगा पहली बार फहराया गया था मणिपुर के मोइरांग में, आप कैसे भूल सकते हैं। आजादी जो थी वो सिर्फ एक तरीके से नहीं मिली, सबके समन्वित प्रयास से मिली, और किस समय मिली, उसकी घोषणा कब की गई, उसका एक पॉइंट अलग हो सकता है, परंतु जब आप उसे छोड़ते हैं तो इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय छोड़ देते हैं। डॉक्टर हेडगेवार, सावरकर और सुभाष चंद्र बोस, इन तीनों के बीच में एक समझ, सूझ और समन्वय था। आपको उसके उदाहरण मिलते हैं। जब आप तथ्यों की बात करेंगे तो और तथ्य भी मिल जाएंगे इसमें। मैं राष्ट्रीय अभिलेखागार का ही एक बात करता हूँ। वहाँ गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट्स जो हैं उसमें कहा गया है कि 20 सितंबर को 1943 में नागपुर में एक बैठक हुई और उसमें ये कहा गया कि जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज के भारत की ओर कूच के समय संघ की संभावित योजना क्या हो सकती है, इस बारे में चर्चा हुई। तो सावरकर जी का हेडगेवार जी से मिलना
ये इस तरीके की बैठकें और सुभाष चंद्र बोस जी के साथ समन्वय, अगर ये नहीं समझेंगे तो ना हम सावरकर जी को समझ पाएंगे, ना संघ को समझ पाएंगे, ना सुभाष चंद्र बोस को समझ पाएंगे, ना इस देश की आजादी को समझ पाएंगे। जो घोषणा हुई उसके 75 साल 2 साल बाद होंगे, हमारी आजादी के 75 साल ये हो चुके हैं, ये वही काल चल रहा है। इसको अगर नहीं समझेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। इसकी पुष्टि करता हुआ जब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे एटली, वो बाद में 65 में कलकत्ता में एक दौरे पर आए और वहां के जो राज्यपाल थे उनके साथ मुलाकात में उन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी कि नहीं, ये हमने 47 में जो भारत छोड़ा वो उस कारण से नहीं छोड़ा, हमने ये सुभाष चंद्र बोस के कारण छोड़ा। यानी वो योजना जिसमें सावरकर शामिल थे और बाकी सब लोग शामिल थे, उसका ये दबाव था, क्योंकि उसके बाद वायुसेना नौसेना सब में एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी। भारत की आजादी की एक समन्वित लड़ाई इस देश के महापुरुष इकट्ठे होकर लड़ रहे थे। उस लड़ाई का खाका सिर्फ एक जगह दिखाना है, इसलिए महापुरुषों की छवि को खंडित करना, उनको बांट के दिखाना, ये पहला षड्यंत्र है टुकड़े टुकड़े का। ये हमें समझना होगा। दूसरी बात, सावरकर जी ने जो उनकी क्रांतिकारी प्रेरणा, गैरिबाल्डी की बात हो, जोसेफ मैजिनी की बात हो, या अभिनव भारत संगठन की बात हो, आप ये देखेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए खुद व्यक्ति अपने आप को 14 साल की उम्र में प्रस्तुत करता है उसके लिए, उसके आगे ये ग्रंथ लिखता है, एक संगठन बनाता है। तो अंदर की प्रेरणा, ये राष्ट्र के लिए जो भाव है उसको समझना पड़ेगा। राष्ट्रवाद कह के जो एक किनारे लगाने की, ये कोई इज्म नहीं है, ये राष्ट्र के लिए जो अलग है, जो तड़प है, जो सबको जोड़ती है, उसको समझना पड़ेगा। वो चाहे उनका लिखा हुआ हिंदुत्व हो, चाहे मैजिनी का चरित्र और कार्य उन्होंने लिखा हो, चाहे उनके बनाए हुए संगठन हो, चाहे उनकी निकाली हुई पुस्तकें हो, उनके लिखे हुए लेख हो, उस सब में इसको देखना मुझे लगता है आवश्यक है। और बड़ी बात यह भी है कि सिर्फ उस कड़ी के एक महापुरुष नहीं है सावरकर, वो जो बहुत सारे फूलों को देखकर उनकी एक माला गूंथ देता है, ऐसे एक संगठनकार भी हैं। और पीटी आचार्य लिखते हैं कि उनकी क्षमता उस समय ऐसी थी नए लोगों को जोड़ने की, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से, कि हाथ मिलाते थे और मन परिवर्तित कर देते थे। ऐसी सावरकर की शक्ति है। और जो लोग सिर्फ सावरकर की बात करते हैं वो मदन लाल ढींगरा को भूल जाते हैं, लाला हरदयाल को भूल जाते हैं, वो भाई परमानंद की बात नहीं करना चाहते, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, सेनापति बापट, इन सब की बात, इन सबको अगर इस माला को गूंथने का किसी ने काम किया तो वो सावरकर है। ये हमें समझना पड़ेगा। और इसके जब दूसरे डायमेंशन की हम बात करें तो देश के टुकड़े करना, एक पहचान को नकारना, जो लोग सावरकर जी पर कहते हैं कि हिंदुत्व, या ये संकीर्ण सोच है। ये 550वां वर्ष है बाबा गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी ने जिस समय बाबर आया तो एक बात कही थी, खुरासान खसमान किया, हिंदुआन डराया। ये हिंदुआन क्या था, सावरकर का हिंदुत्व क्या है? आप अगर दोनों को देखेंगे तो इसकी एक ज्योग्राफिकल पहचान की भी बात करेंगे और उसकी जो सामाजिक उसकी सूझ है, उसके जीवन मूल्य हैं, उसकी नैतिकता है, वो आप दोनों बाबा नानक में और सावरकर में अलग अलग नहीं पाएंगे आप। वो चाहे हिंदुआ ने डराया की बात कर रहे हो या ये हिंदुत्व लिख रहे हो, वहां पर उन्होंने ये बात कही है। और एक आपने उसका हल्का जिक्र किया था कि, मगर उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं अक्षय, कि 1937 में जब 14 वर्ष का कारावास और नजरबंदी 13 साल की जब काट के जब सावरकर आए, तो आज जो कहती हो कांग्रेस, उस समय कांग्रेस वाले कांग्रेस में शामिल हो जाएं सावरकर, इसके लिए उनके पास गए थे। ये पूछना चाहिए उनसे कि तब क्यों गए थे और तब सावरकर ने आपको क्या जवाब दिया था, और आज पूर्वी दिल्ली में हो रहा है तुम्हारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका जवाब और तब का जवाब आपको मिला के देखें, तब पता चलेगा कि सावरकर रेफरेंस पॉइंट कैसे हैं। अब सावरकर ने कहा था कि ये जो तुष्टीकरण है ना, इस तुष्टीकरण को छोड़ दो, इस तुष्टीकरण से किसी का भला नहीं होने वाला है। और साथ में ही उन्होंने, जो मैं कोट इन कोट कहता हूं, कि कांग्रेसी नेताओं को यह विश्वास था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना भारत की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। मुस्लिम नेता इसी का फायदा उठाते हुए हिंदुओं के अधिकारों की कीमत पर अपने समुदाय के लिए रियायतें हासिल कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर
हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों को तुष्ट करना राष्ट्र के साथ धोखा है। मैं ऐसी स्थिति में कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता। कांग्रेस में अगर शामिल नहीं होना है तो उसका कारण बताया है। और एक बात और कही कि राष्ट्र भक्तों की अंतिम कतार में खड़ा होना भी मैं राष्ट्र को धोखा देने वालों के पहली कतार में खड़े होने से बेहतर समझता हूं, ये सावरकर जी ने कहा। एक और बात है जो अब इसका तीसरा आयाम अगर हम समझने की कोशिश करें, वो है कि जो लोग भ्रम में नहीं पड़े, जिन्हें चीजें साफ साफ दिख रही थी, ऐसे लोगों के खिलाफ भ्रम का माहौल खड़ा करना। तो इसके दो आयाम हो जाते हैं कि एक तो भ्रम में ना पड़ना। वो भ्रम में ना पड़ने वाली बात जो है, सावरकर जी ने जिस समय यह आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और दिखा कि समाज को बीच में से बांटने का काम एक तरफ से राजनीतिक शक्तियां कर रही हैं और वही काम ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों, अगर तुम स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है, हम ये लड़ाई साथ साथ लड़ेंगे। अगर तुम साथ नहीं देना चाहते हो तब भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और इतना ही नहीं, अगर तुम इसका विरोध करोगे तब भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। कोई भ्रम नहीं है, यहां लड़ाई किससे है, किसके लिए है, वो बात उसमें कोई भ्रम नहीं है। राजनीति ने बांटो और राज करो वाली ने समाज में बांटा, महापुरुषों को बांटा, मगर वहां पर ऐसे लोग थे जो आगे की चीजें देख रहे थे, उन्हें वो कोई भ्रम में नहीं थे। अगर कांग्रेस ने सावरकर जी की सलाह मानी होती और तुष्टीकरण ना किया होता तो आज मानिए कि देश का विभाजन ना हुआ होता। बात उनकी सच्ची हुई कि एक देश में दो तरह की पहचानों को पोसने का काम हो रहा है, एक को कोसना, दूसरे को पोसना। ये बंद नहीं करोगे तो ये राजनीति बंद हो जाएगी, मातृभूमि के टुकड़े होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व पुस्तक में ही कि इस देश से जो मत पंथ निकले हैं भारत से, उनको इस देश का दर्द महसूस होता है। और ये बात आप ये देखिए, विभाजन के समय अगर ये बात सच्ची साबित हुई है, जो अविभाजित असेंबली थी उसमें जो वोटिंग हुई, उस समय अगर आप देखेंगे तो जो मत प्रतिशत पड़ा उसमें मुस्लिम वोट का 86% विभाजन के पक्ष में क्यों था? कांग्रेस को सिर्फ 3% मिले थे वोट। यानी जो विभाजनकारी ताकतें थी वो इतना आगे बढ़ गई थी। अगर समय पर बात सुनी होती तो शायद परिवार इस तरीके से बंटता नहीं, कटता नहीं। और एक आपने सर्जिकल स्ट्राइक के समय पर सावरकर जी को याद आते हैं, ये बात कही, ठीक है, बात याद आते हैं, मगर अगर समय पर बात सुनी होती तो शायद बालाकोट ही ना हुआ होता। क्योंकि कांग्रेस का तुष्टीकरण, तुष्टीकरण से पाकिस्तान, पाकिस्तान से आतंकवाद, आतंकवाद से विश्व के लिए खतरा, ये बड़ा है। और ये मुस्लिम कम्युनिटी से भी आगे विश्व मानवता के लिए खतरे की बात है। जब सावरकर कहते हैं कि मैं विश्व मानव हूं, तो वो एक विश्व मानव देख रहा है कि खतरा कहां पर हो रहा है। यहां पर मजहबी बात नहीं है, ये विश्व के लिए जो खतरे हैं उसको देखने की बात है। और एक बात और मैं कहूंगा कि हमने इसमें जो अलग अलग महापुरुषों की बात की, बाबा साहब को बड़ा गुस्सैल चित्रित किया जाता है और हिंदू विद्वेषी बताया जाता है समाज में। ऐसा नहीं है। ऐसा ही गांधी जी के बारे में चित्रण किया जाता है। राजनीति आज क्या गांधी जी की राह पर चल रही है। गांधी जी राम राज्य की बात करते थे, गऊ की बात करते थे, कन्वर्जन के खिलाफ उन्होंने कहा कि अगर भारत आजाद होगा और मेरी चली तो सबसे पहले कन्वर्जन बंद करूंगा। गांधी जी की बात पर भी नहीं चला जाता। दूसरा, सावरकर हों, बाबा साहब हों या गांधी हों, उनके साथ बड़े षड्यंत्र किए जाते हैं। और पत्रकारिता में, मीडिया में, मैं मीडिया का हिस्सा हूं, मगर मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि इस देश में पत्रकारिता का सबसे बड़ा सम्मान ऐसे षड्यंत्रों को पुरस्कृत करने के लिए दिया जाता है। मैं तथ्य कहता हूं, रामनाथ गोयन का अवार्ड जो है उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मगर उसकी जो स्क्रूटनी है वो भी उस तरीके की होनी चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप सावरकर की बात करते हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर को लांछित करते हैं कि इसने कट्टरवाद बढ़ाने का काम किया। गीता प्रेस गोरखपुर एंड राइज ऑफ फैनेटिक हिंदुइज्म, ऐसी पुस्तक लिखने वाले अक्षय मुकुल को वो पुरस्कार दिया गया। और उस पुस्तक में क्या लिखा गया कि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसा साहित्य प्रकाशन करते हैं कि जिन्होंने गांधी जी की हत्या के समय भी एक श्रद्धांजलि देना तक उचित नहीं समझा। पांचजन्य ने ये स्टोरी की
और पांचजन्य ने जो स्टोरी की और हमने अक्षय मुकुल से सवाल किए तो जवाब नहीं था किसी के पास। कल्याण के ऊपर ये आक्षेप लगाया था। कल्याण क्या है? मासिक है। मासिक अंतिम तिथि छपी होती है। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी को हुई थी। आज भी अगर इंडिया टुडे भी छपती है, आधुनिक थॉमसन प्रेस में छपती है, तो 10 दिन 7 दिन पहले का एडवांस लेकर छपती है। 1948 में ये कल्याण अगर छप रहा था तो कितने दिन एडवांस छप रहा होगा? तब तो तकनीक भी नहीं थी। श्रद्धांजलि क्या गांधी जी की हत्या से पहले देनी? क्या भविष्यवाणी करना चाहते थे? और उसको देश में पत्रकारिता का पुरस्कार दिया जा रहा है, गोदी मीडिया कहा जाता है, और मोदी जी को बुला के उनके हाथ से ही पुरस्कार देना है। यह काम भी चल रहा है। यानी औजार भी बनाएंगे, हथियार भी बनाएंगे, हमला भी आप पर ही करेंगे। आपके महापुरुषों को खंडित करना, आपके देश को के टुकड़े टुकड़े करना, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। चाहे इतिहास लेखन में हो, चाहे साहित्य लेखन में हो, चाहे मीडिया बहसों में हो, आपको ये देखना पड़ेगा। सावरकर और एक तरफ भगत सिंह को कम्युनिस्ट बताना और उनको उनकी प्रशंसा करना, दूसरा सावरकर को की निंदा करना, दो चीजें हैं। सावरकर और जिन्ना को एक जैसा बताना और सावरकर और भगत सिंह को दूर दूर खड़ा करना। अब आप ये देखिए कि सावरकर जो हैं, उनसे दीक्षित लाला हरदयाल हैं, भाई परमानंद हैं, उससे आगे की कड़ी में करतार सिंह सराभा हैं। करतार सिंह सराभा को भगत सिंह कहते हैं कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा भाई है, उनकी फोटो लगा के रखते हैं साथ में, ये मेरी प्रेरणा है। और वो आप देखिए वो कड़ियां कहां से जुड़ती हैं? वो कड़ियां सावरकर से जुड़ती हैं। और जो लाला लाजपत राय की बात होती है, ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा के विरोध भगत सिंह थे, और वो ये जो कर्मकांड के खिलाफ थे और बाकी सारी चीजें बताते हैं। ये कोई नहीं बताता कि जो लाला लाजपत राय से इतना जुड़ा हुआ था, वो लाला लाजपत राय आर्य समाज से कैसे जुड़े हुए थे। आर्य समाज वैसे भी मूर्ति पूजा का खंडन करता है, और इस समाज में लाला लाजपत राय का भी वही सम्मान है जो भगत सिंह का है, और आर्य समाज का भी एक योगदान इस आजादी की लड़ाई में, जिसकी आप चर्चा नहीं करते। आप सिर्फ कांग्रेस की बात करना चाहते हैं, आप हिंदू महासभा की बात नहीं करना चाहते हैं। और वही भगत सिंह बैरिस्टर, ये एक पुस्तक है, मैं नाम देता हूं, लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर, वो पढ़ते हैं भगत सिंह, उससे प्रेरणा लेते हैं। उसके अलावा जो उनकी स्वातंत्र समर पुस्तक है, उसका प्रकाशन करते हैं भगत सिंह, इसकी बात नहीं करते। राजगुरु के साथ मिलने जाते हैं वो सावरकर से, इसकी बात कोई नहीं करता कि ये सावरकर का प्रकाशन कर रहे हैं, उनके साहित्य का, उनके लेखों का। और आतंक के असली अर्थ के नाम से अत्याचार शब्दाचा अर्थ, ये सावरकर जी ने लिखा। और भगत सिंह ने क्या लिखा? आतंक के असली अर्थ, यही लिखा। तो जो सावरकर मराठी में कह रहे थे, वो बाकी उत्तर भारत में कैसे पहुंचे, ये काम भगत सिंह कर रहे थे। आप दोनों को अलग अलग बताते हैं, और आप जिन्ना के साथ खड़ा करते हैं। जिन्ना के बारे में औरों की बात छोड़ दीजिए, खुद सावरकर कहते हैं, मैं और जिन्ना ये दोनों एक जैसे नहीं है। जिन्ना मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ की मांग कर रहे हैं, जबकि मैं सभी के साथ समान व्यवहार की बात करता हूं। और वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू स्टेट की बात करते हैं, हिंदू नेशन की बात करते हैं, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र में सभी पंथों के साथ समान बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। यदि लोग अल्पसंख्यकों की प्रार्थना सभाओं में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो सरकार हस्तक्षेप करते हुए सुनिश्चित करेगी कि वो अपनी परंपरा के अनुसार पूजा या प्रार्थना कर सकें। लेकिन हिंदू राष्ट्र मजहबी अल्पसंख्यकवाद के नाम पर राष्ट्र के भीतर अलग राष्ट्र के निर्माण की अनुमति नहीं देगा। ये सावरकर कह रहे हैं। आज जब ये सब चीजें आ रही हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि एक दूरदृष्टा ने ये सारी चीजें पहले देख ली थी। उनके साथ एक लंबे समय राजनीतिक तौर पर, साहित्यिक तौर पर, एकेडमिकली एक अत्याचार हुआ है। उस अत्याचार का परिमार्जन करने के लिए, अपनी सबकी भूलों का परिमार्जन करने के लिए, अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और जो भविष्य दृष्टा की बात करते हैं, वो खासतौर से असम के संदर्भ में मैं कहूँगा। असम में जिस समय 10% आबादी मुस्लिम थी, और पूर्वी क्षेत्र से टिड्डी दल की तरह से बिल्कुल आ रहे थे लोग, तो उन्होंने कहा कि इससे असम की संस्कृति
गड़बड़ा जाएगी, यहाँ पर असंतुलन पैदा होगा। नेहरू जी ने कहा था कि प्रकृति को खाली जगह पसंद नहीं है। सावरकर जी ने एक उसका जवाब बड़ा अच्छा दिया था कि नेहरू जी की सोच इसके बारे में थोड़ी संकुचित है, प्रकृति को जहरीली गैस भी नहीं पसंद है, ये भी उन्होंने कहा था। तो असम में आज जो हम गड़बड़ी देखते हैं उसको भांप लेना, द्वितीय विश्व युद्ध की पहले से 10 साल पहले कल्पना कर लेना, उसके बीच में भारत की आजादी के कैसे मौके छुपे हुए हैं, उसके लिए किन लोगों को जुड़ना होगा, अगली पीढ़ी के किन नवयुवकों को हमें तैयार करना पड़ेगा। अगर आप ये कहें तो ये 3-4 वलय, 3-4 लेयर जो प्लानिंग होती है वो करते हुए हमें एक भविष्य दृष्टा सावरकर सामने दिखाई देते हैं। और हिंदुत्व के बारे में जो उन्होंने कहा था उसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब दुनिया को हिंदुओं की ताकत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने साफ किया इसके साथ ही भारत उन दुनिया के उन हिस्सों के साथ कैसा व्यवहार करेगा जब भारत शक्तिशाली हो जाएगा। भारत उनके साथ गीता या गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित या महाराष्ट्र के संत तुकाराम की समावेशी शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करेगा। यहां पर औपनिवेशिक सोच नहीं है, यहां पर अमेरिका या मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों का जो शोषण वाली व्यवस्था हमने दुनिया ने देखी वो नहीं है। वहां पर भारत का सांस्कृतिक चिंतन उन पीड़ाओं से भी बचाने का, समाधान करने का रास्ता एक सामने रखेगा, ये सावरकर बताते हैं। तो ये आवश्यकता मुझे लगती है कि जब हम सावरकर जी के बारे में बात करें तो सिर्फ सावरकर जी के बारे में बात ना करें, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। हम भारत की, अखंड मंडलाकार की बात करते हैं तो इन चीज़ों को भी अखंड या समग्र तौर पर देखने का एक अपना अध्ययन में समग्रता से चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण विकसित करें, तभी हम अपने महापुरुषों को, अपने देश को, इस संस्कृति को समग्र तौर पर देख समझ पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।